हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो ये क्लास 12 भूगोल का चैप्टर 6 है, द्वितीय क्रियाएं। आज आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बच रहा था, सूती कपड़ा उद्योग। तो इसको थोड़ा समझना आपके लिए आवश्यक है। इससे पहले एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, कभी कभार मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए तो उसको भी जानते रहिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछता है, आप ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। प्रश्न है कि विश्व में लौह इस्पात का वितरण, आपसे पूछेगा विश्व में लौह इस्पात वितरण के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो बस आपको केंद्रों के नाम याद रखना है। अधिकतर जब आप 12 पास करोगे तो कंपटीशन एग्जाम में ये सारे आपको काम आएंगे। इन सभी को याद रखना चाहिए। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीजें पढ़िएगा। यहाँ पर पहले आपको लिखना है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप के विकसित देशों में लौह इस्पात उद्योग का संकेंद्रण प्रमुख रूप से मिलता है। इसके अतिरिक्त विश्व में लौह इस्पात उद्योगों के प्रमुख केंद्रों का विवरण क्या है, निम्नलिखित है। बस यही चीजें आपको याद रखनी होगी। कुछ ऐसे भी नाम इसमें लिखे होंगे जो आपको पहले से आते होंगे। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो उत्तरी अपलेशियन प्रदेश में पिट्सबर्ग को आप याद रखिएगा, पिट्सबर्ग को। और महान झील क्षेत्र में शिकागो याद रखिएगा। तो शिकागो आप लोगों को पहले से याद होगा, हमारे जो स्वामी विवेकानंद थे वो यहाँ पर गए हुए थे, तो इनको याद रखिएगा। इसके बाद गैरी और इरी आप याद रखेंगे, क्लीवलैंड इनको याद रखेंगे। अगर आप बफेलो याद रखना चाहें, बफेलो माने आप लोग पढ़े होंगे भैंस, उससे हम कोरिलेट करके इनको याद रखेंगे। तो ये क्या है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के क्या उस लौह इस्पात उद्योगों के प्रमुख क्या है, केंद्र हैं। अब देखिए ये तो उत्तरी अपलेशियन प्रदेश में थे। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि अटलांटिक तट पर स्पैरोज पॉइंट एवं मोरिसविले, इनको अगर आप नहीं याद रखेंगे अटलांटिक तट वाले तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 4-5 आपको याद रखना है, जो कि पहला आप पिट्सबर्ग याद रखेंगे, दूसरा शिकागो, गैरी, इरी, और इसके बाद बफेलो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अलाबामा राज्य में अलाबामा, तो इसको आप याद रखिएगा। ये सभी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। अब शुरू होगा ग्रेट ब्रिटेन का। तो ग्रेट ब्रिटेन का सबसे प्रसिद्ध है बर्मिंघम। अब इसे वह शेफील्ड भी कह सकते हैं, लेकिन आप बर्मिंघम याद रखिएगा और शेफील्ड। तो आपका ग्रेट ब्रिटेन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है, बर्मिंघम व शेफील्ड, इसको याद रखेंगे। अगला है आपका जर्मनी को याद रखना है। तो जर्मनी का प्रमुख केंद्र आप कौन सा याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रमुख केंद्र डेटाइट वर्ग, इसको आप याद रखिएगा, ये आपके चैप्टर में है। अब यहाँ पर डोटरमुंड भी आप याद रखेंगे। तो डेटाइट वर्ग और डोरटमुंड इनको आप याद रखेंगे, इनको आप छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए फ्रांस का आप याद रखेंगे प्रमुख केंद्र, फ्रांस का सेंट इटनी आप याद रखेगा। फ्रांस का क्या, ये भी आप याद रख सकते हैं, ली क्रियूसोट एवं सेंट इटनी। तो सेंट इटनी जो है काफी प्रसिद्ध है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब आपको लेके चलता हूं मैं रूस, सोवियत रूस के पास। यहाँ पर आपको मॉस्को याद रखना है, रूस की राजधानी खुद ही है। अब आपको सेंट पीटर्सबर्ग याद रखना है और लिपेटस्क भी आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें भी क्या है, पिट्सबर्ग है, लेकिन ये क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो रूस में आपको मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और लिपेटस्क, कहीं कहीं पर ये लिपेटस्क इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप इनको याद रखेंगे क्योंकि ये विदेशी नाम है। अब यहाँ पर यूक्रेन में आप याद रखेंगे। अभी देखिए यूक्रेन से तो यूक्रेन का देखिए यहाँ पर यूक्रेन का प्रमुख केंद्र यहाँ पर 2 लिखा गया है, क्रिवाइराग एवं दोनेत्स्क, ये आपको याद रखने होंगे। अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो इन नामों को 4-5 बार लिखेंगे, तब आपको क्या होगा, याद होगा। अब यहाँ से देखिए जापान का प्रमुख केंद्र आपको याद रखना है, नागासाकी, इस नाम से आप लोग परिचित भी होंगे। टोक्यो से भी परिचित होंगे, उसकी राजधानी है। और याकोहाम, कुछ बच्चे इसका नाम भी सुने होंगे। तो नागासाकी में देखिए परमाणु बम गिराए गए हुए थे, इससे आप इसको जानते होंगे। टोक्यो इसको राजधानी, इतना तो आप याद ही किए होंगे। तो जापान का तो आपको याद ही हो गया होगा। अब देखिए चीन का भी आपको याद रखना है। तो चीन में संघाई आपको याद रखना है। इसके बाद वुहान भी आप याद रखेंगे। तो ये दोनों चीन के क्या हैं, काफी प्रसिद्ध हैं। अगर आप बीच वाला भी याद रख पाए तो काफी अच्छी बात होगी, तियानास्तिन, आप इनको याद रखिएगा। भारत
भारत के यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं सभी को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप भारत के संदर्भ में लिखेंगे तो उसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो भारत में देखिए जमशेदपुर आपको याद रखना पड़ेगा, कुल्टी, इसके बाद बुरहानपुर, इसके बाद दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, सलेम, विशाखापट्टनम एवं भद्रावती। भारत में जितने भी यहाँ पर नाम लिखे गए हुए हैं सभी का नाम आप सुने होंगे, क्योंकि कक्षा 7 से ही आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो अब आपको याद हो गया होगा कि विश्व में लौह इस्पात वितरण के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं। उत्तरी अमेरिका का मैंने आपको पढ़ा दिया, जापान का पढ़ा दिया, भारत का पढ़ा दिया, चीन का, इसके बाद आपको आपका यूक्रेन का बता दिया, रूस का बता दिया, इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन का बता दिया, एक और मैं अभी यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर मैं आपको जापान का बता चुका, फ्रांस का भी बता चुका हूँ, जर्मनी का भी बता चुका। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ, जो मेन चीज़ आपको आज बताना है। तो यहाँ पर मेन चीज़ आज यही है कि सूती कपड़ा उद्योग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जब आपका जो दीर्घ उत्तरीय के अन्य प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जितने फेमस हैं, तब ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यानी उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को विवेचना कीजिए। जब इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि सूती कपड़ा उद्योग। तो सूती कपड़ा उद्योग एक क्या है, प्राचीन उद्योग है। इस उद्योग में 3 उपक्षेत्र भी क्या सन्निहित हैं, जिन्हें सूती कपड़ा निर्माण के स्तर भी कहा जाता है। इन स्तरों का विवरण निम्नलिखित है। हैंसू सूती कपड़ा उद्योग, अब देखिए यहाँ पर फैंसी लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पर हैंसी लिख उठा। तो इसके जो 3 उपक्षेत्र हैं, पहला देखिए हथकरघा क्षेत्र। तो हथकरघा क्षेत्र मतलब इसमें जो यानी सूती कपड़े का निर्माण होगा वो मुख्यतः हाथों से, जितनी भी मशीनें होंगी छोटी उन्हीं को चलाकर इसमें सूती कपड़ा का निर्माण किया जाएगा। हथकरघा यानी हाथ से जितने भी चीजों का निर्माण हो रहा हो। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उस चीज को देखिए। हथकरघा क्षेत्र यह श्रम पर आधारित उप क्षेत्र है। इसमें कुशल व अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह क्षेत्र बहुत ही बड़ी मात्रा में श्रमिकों को क्या रोजगार उपलब्ध कराता है। इसमें कम पूंजी की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसकी रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता एवं कम पूंजी निवेश के कारण ही महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में खादी के उपयोग पर क्या बल दिया था। इस क्षेत्र के अंतर्गत सूत की कताई, वस्त्रों की बुनाई आदि कार्य क्या किए जाते हैं। यानी जो हथकरघा क्षेत्र है, महात्मा गांधी जी ने इसको क्या बहुत ही बड़ा योगदान दिया था इसको प्रचलित रखने में। तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले कब गुलाम था, तो महात्मा गांधी जी क्या किए थे, विदेशी जो सामान थे उनको बहिष्कृत किए थे। यानी उनको हम लोग अपनाते नहीं थे, हम अपने देश में बनाकर खुद वस्त्र पहनते थे, यानी खुद का सामान रखते थे। इतनी बात समझ में आई। तो इसमें यही लिखा गया है कि जो हथकरघा क्षेत्र है वह बहुत ही कम बजट में आप उसको शुरू कर सकते हो, और जो इसमें काम करने वाले श्रमिक होते हैं वह कुशल व अर्धकुशल भी रहते हैं। इसको यानी इस क्षेत्र को उत्पादित करने में, यानी इस उद्योग को लगाने में आपको बहुत ही कम पूंजी की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दूसरा बिजली करघा क्षेत्र। तो जो हथकरघा क्षेत्र है उसमें देखिए बहुत ही निम्न कोटि की मशीनों का प्रयोग होता है, यानी छोटी छोटी, अधिकतर उसमें जो हाथ से बनाए हुए चीज होते हैं उन्हीं के द्वारा कताई बुनाई होती है। लेकिन जो आपका यहाँ पर बिजली करघा क्षेत्र लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी काम होगा बिजली से होगा। तो बिजली से कौन चलता है, आदमी थोड़ी ना चलेगा, मशीनें चलती हैं बिजली से। तो यहाँ पर वही चीज हम पढ़ेंगे। इसमें कपड़ा बनाने का कार्य बिजली से संचालित करघों के माध्यम से होता है, अतः इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इस क्षेत्र में उत्पादकता अधिक होती है। तो देखिए जब वहां पर बिजली से मशीनें चल रही हैं तो आदमियों की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग देखे होंगे जो हाथ से कताई बुनाई चलती होगी, महात्मा गांधी जी यानी आज़ादी का जब वीडियो दिखाया जाता है, जो सूती उद्योग होता है, तो हाथ से जो मशीनें चलती थी इस कतार में इस तरह से बहुत सारे 100-200 व्यक्ति बैठे रहते थे, हाथ से उसको इस तरह से चलाते थे। आप लोगों ने देखा होगा। अब वीडियो देखा करिए आज़ादी का। अब आजकल ट्रेंड बदल गया है, लोग क्या हंसी मजाक कुछ ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन आप सीरियसली होकर अगर अपने भारत के बारे में देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब वही चीज़ बिजली में है। यहाँ पर जब मशीनें जो होती हैं वो आदमियों, यानी जहाँ पर ज़्यादा आदमी काम करते थे, अब मशीनें जो हैं 100 आदमी के एक बराबर मशीन हो गई है। वैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे देखिए क्या होता था
अगर मान लीजिए आपको ट्रैक्टर से माटी यहाँ पर लादना होता था, तो पहले जब जेसीबी नहीं था तो लोग क्या आदमी लगाते थे, फिर खोदते थे माटी को, फिर ट्रैक्टर में भरते थे। लेकिन जब से जेसीबी आया है, कोई खोदते हुए आदमी को आप देखें, जेसीबी खोदती है डायरेक्ट ट्रैक्टर के टाली में भर देती है मिट्टी। वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है। जब बिजली से मशीनें चलने लगी तो आदमियों की आवश्यकता कम हो गई, क्योंकि जो मशीनें थी वो आदमियों का जगह ले चुकी हैं। अब यहाँ पर तीसरा हम पढ़ेंगे कारखाना क्षेत्र। तो कारखाना से आप क्या समझेंगे, देखिए फिर लाइट कट गई, तो बार बार लाइट कटने की समस्या की वजह से अब दूसरे सिस्टम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए सूती कपड़ा उद्योग प्राचीन उद्योग है, इसके बारे में मैंने आपको हथकरघा क्षेत्र बताया था, फिर आपको बिजली करघा क्षेत्र बताया, लास्ट में मैं आपको बता रहा था कि कारखाना क्षेत्र। तो यह देखिए, यह क्षेत्र बड़ी इकाइयों वाला क्या है, उप क्षेत्र है। इसमें वस्तु निर्माण का कार्य बड़े बड़े कारखानों में क्या किया जाता है, इसमें अधिक पूंजी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तम किस्म के वस्त्रों का क्या बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाता है। तो जब आपसे पूछेगा सूती कपड़ा उद्योग प्राचीन उद्योग है, इसके बारे में लिखिए, तो आप इस तरह से इनको क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट आपका अलग बन जाता है कि सूती कपड़ा उद्योग का विश्व वितरण, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा। यहाँ पर देखिए सूती वस्त्र निर्माण के लिए उत्तम किस्म के कपास की क्या अधिक आवश्यकता होती है, यानी अगर आप सूती वस्त्र निर्माण कर रहे हैं उसके लिए किसकी आपको आवश्यकता होगी, उत्तम किस्म के कपास की आवश्यकता होगी। इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व कपास मतलब कभी कभार लोग बांस समझ लेते हैं, जो कभी गांव के बच्चे हैं, तो कपास यानी जो रुई होती है उसका पेड़ पौधा लगाया जाता है। यहाँ पर विश्व की लगभग 50% से भी अधिक कपास का उत्पादन कहाँ किया जाता है, 6 देशों में किया जाता है, जिसमें भारत है नंबर पे, यहाँ पर दूसरे पे चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान व मिस्र में किया जाता है। अतः इन देशों में क्या सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आसानी से आपको क्या उच्चतम किस्म के कपास मिल रहे हैं, वो भी विश्व का लगभग 50% उत्पादन इतने देशों में किया जाता है, 6 देशों में। अब हम आगे लिखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों एवं जापान में आयातित कपास पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग का विकास किया गया है। अकेला यूरोप विश्व की लगभग आधी कपास का क्या करता है, आयात करता है। आयात मतलब जानते हैं, वह मंगाता है। वर्तमान समय में सूती वस्त्र उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, यानी जो कृत्रिम रेशे हैं उससे अब सूती वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जो कृत्रिम रेशे हैं, जो बनाए गए हुए रेशे हैं मानव के द्वारा, वो काफी ज्यादा टिकाऊ भी हो जा रहे हैं और सस्ते दामों पर भी मिल जा रहे हैं। अब यहाँ पर लिखना है जिसके कारण अनेक देशों में इन उद्योगों में क्या गिरावट देखी जा रही है। श्रम की लागत, वैज्ञानिक पद्धति, प्रगति एवं तकनीकी सुधारों से भी इस उद्योग पर बहुत प्रभाव पड़ा है। उदाहरणतया द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आशातीत प्रगति की, लेकिन वर्तमान में इसके उत्पादन में कमी आ रही है। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग उन कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो रहा है जहां क्या श्रम लागत क्या है, कम है। आशा करता हूं आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। सूती वस्त्र उद्योग का विश्व वितरण आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको कुछ यहाँ पर देखिए चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये लार्ज स्केल पर क्या किया जा रहा है, सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण किया जा रहा है, यानी सूती कपड़े यहाँ से बनाए जाएंगे। आगे देखिए आपका एक पॉइंट बनता है कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना, इसे बस आप सुन लीजिएगा, याद मत करिएगा, सुन लेंगे तो आपको शायद याद हो जाएगा। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी जो मैं पीछे आपको ये बता रहा था, ध्यान से समझिएगा कि सूती वस्त्र निर्माण, सूती कपड़ा उद्योग का विश्व वितरण, तो ये चीज उसी में क्या आएगा, काम आएगा, तो उसी में आप बनाकर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रणाली की नवीन संकल्पना है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का क्या निर्माण अत्यधिक शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक श्रमिकों का होता है। इन्हें सफेद कॉलर श्रमिक कहते हैं। ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन श्रमिकों का अर्थात नीला कॉलर श्रमिक की तुलना में अधिक होते हैं।
उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में कंप्यूटर आधारित डिजाइन अर्थात कैड, रोबोट, यंत्र मानव, धातु पिघलाने एवं शोधन में, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और नए रासायनिक व औषधीय उत्पादन प्रमुख रूप से क्या है, सम्मिलित है। तो अभी जो मैं इतना पढ़ा हूं इसमें आपको यही चीज समझ में आया होगा कि पहले जो था मशीन नहीं था तो लोग हाथों से काम करते थे, यानी अगर किसी भी चीज को काम करना होता था, जो कढ़ाई होती थी, बुनाई होती थी, सब कुछ हाथों से किया जाता था। लेकिन उच्च प्रौद्योगिकी के विकास की वजह से कंप्यूटर अब क्या डिजाइन में काम आ रहा है, और जो आपका श्रमिक था, श्रमिक जो आप काम कर रहे थे उसमें बड़ी बड़ी मशीनों उसकी जगह पर काम कर रही हैं। अब यहाँ पर धातु पिघलाने के लिए भी क्या बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और नए रासायनिक व औषधि उत्पादन भी प्रमुख रूप से क्या इनमें सम्मिलित है। यानी पुराने चीजों की जगह पर अब क्या, जब से आपका प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, नई चीजें यानी नए उपकरण उसके स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, इसको समझिएगा। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक साफ सुथरे बिखरे क्या कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को आपको क्या मिलती हैं। अब इसमें लास्ट पॉइंट है, इस समय में जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही हैं उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रदेश क्षेत्र के अनुसार संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को के पास सिलिकॉन घाटी एवं सिएटल के पास सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे क्या है उदाहरण है। यानी जो आप यहाँ पर अभी पढ़े हैं कि सैन फ्रांसिस्को के पास क्या है, सिलिकॉन घाटी है, और सिएटल के पास क्या है, सिलिकॉन क्या है, वन है। तो इसका प्रयोग जो आप आधुनिक यानी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, सिम जो आप भी यूज करते हैं वहां पर आपको जो इस तरह से 3 डॉट इस तरह से आपको दिखाई देते हैं, वहां पर सिलिकॉन का क्या किया जाता है, यूज किया गया है। तो अब जो नए उच्च प्रौद्योगिकी की संकल्पनाएं हैं वह इन सभी चीजों पर क्या है, टिकी हुई हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त किया जाता है और आज आपका पार्ट भी खत्म हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।